Hello students, I am Sunil Anand sir and welcome to Anand sir SST point. Today I am going to start class 8th history chapter 7 crafts and industry. आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा देश भारत शुरू से ही क्राफ्ट्स और इंडस्ट्री के मामले में काफ़ी आगे रहा है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक शहरी सभ्यता थी, तो वहाँ कई तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट्स डेवलप हुए थे। वस्त्र उद्योग से लेकर के जो धातु कर्म होते थे उन सब का विकास हुआ था। भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा रहा है। तो हम इसी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब मुग़ल पीरियड से लेकर के अंग्रेज के समय तक भारत में आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थिति क्या रही थी। इंडियन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मुगल्स, मुग़ल शासन काल के दौरान भारत में उद्योगों का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। वीविंग, टेलरिंग, कारपेंट्री, मशीनरी, मेटल वर्क, स्टोन कटिंग और पेंटिंग का काफ़ी विकास हुआ था। चूँकि उस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, जो राजा बनते थे कई सालों तक राजा रहते थे और राजनीतिक अस्थायित्व के कारण आर्ट एंड क्राफ्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था। अकबर था, उसने भी इसके विकास में अपनी काफ़ी भूमिका निभाई थी। बंगाल जो था ये सिल्क प्रोडक्शन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तकरीबन 150 से अधिक कॉटन के तरह के कॉटन बनाए जाते थे, कॉटन के फैब्रिक्स बनाए जाते थे। उस पीरियड में बहुत सारे आर्टिस्ट वर्कर्स अपने घर पर ही काम करते थे, यानी कुटीर उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग फ्लोरिश कर रहा था, अपना विकास कर रहा था। लेकिन कुछ कारखाने, रॉयल कारखाने भी थे। सम रॉयल कारखानाज engaged in producing perfumes and minerals along with the manufacturing products, jewelry and furniture। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी जिनमें से मिनरल्स यानी खनिज से वो धातु की चीज़ें बनाना, परफ्यूम बनाना या ज्वेलरी, फर्नीचर, ये सब के कारखाने होते थे। दरअसल कारखाना एक ऐसा जगह होता था जो राजा के आदेश से, जहाँ कई सारे लोग एक साथ इन चीज़ों का निर्माण करते थे। दो इंडिया डिड नॉट हैव ह्यूज मशीन्स लाइक इंग्लैंड, येट इट हैड अ थ्रिवलिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। भारत में बहुत बड़े बड़े मशीन से कारखाने नहीं चलाए जाते थे, छोटे छोटे मशीनों का उपयोग किया जाता था, लेकिन फिर भी ये इंग्लैंड के इंडस्ट्री को टक्कर देता था। भारत में जगत सेठ का जो बैंकिंग नेटवर्क था वो इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड से टक्कर लेता था, यानी उतना ही बड़ा जाल इसका भी फैला हुआ था। हाई क्वालिटी के जो तैयार माल होते थे वो ब्रिटेन भेजे जाते थे, और ब्रिटेन के जो समृद्ध तबका था, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, कुलीन लोग थे, उनके घरों में भारतीय कपड़े काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होते थे। वे लोग ड्रेसिंग टेबल को सजाने से लेकर के अपने घर के खिड़की के पर्दे, इन सभी को भारतीय चीट कपड़े से बनाया जाता था। तो भारत में जैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, तो मुग़ल साम्राज्य के पैट्रोनेज से, उनके संरक्षण से चलने वाले सभी जो प्रमुख उद्योग थे उस पर खतरा हुआ, और उन प्रमुख शहरों में जहाँ पर इस तरह के उद्योग चलते थे उसका डिक्लिनेशन शुरू हो गया, पराभव शुरू हो गया।
ऐसे शहरों में बनारस, लखनऊ, सूरत, ग्वालियर, मुरादाबाद, झांसी, ढाका, पटना, ये नॉर्थ इंडिया के शहर थे। जबकि साउथ इंडिया के बेंगलोर, बीजापुर, औरंगाबाद, मदुरई, इन सभी शहरों के जो बुनकर थे वह माइग्रेट कर गए, दूसरे जगह चले गए। इस तरह से एक ईच ऑफ दी सेंटर स्पेशलाइज इन पार्टिकुलर क्राफ्ट्स, इनमें से जो भी थे वो अलग अलग तरह के हस्तकर्म या क्राफ्ट्स तैयार करने के लिए जाने जाते थे, स्पेशलाइज थे। लेकिन जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के कारण जो क्राफ्ट्स मैन थे उनके बिजनेस में काफ़ी परिवर्तन आए। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत व्यापार करने के लिए एक सी रूट को ढूंढा और फिर उसने सी रूट पर अपना कंट्रोल जमाया। हालांकि जो मुग़ल थे वह भी इसको प्रमोट कर रहे थे, सी ट्रेड, ओवरसी ट्रेड को प्रमोट करते थे, क्योंकि ओवरसी ट्रेड से सरकार को, जो राजा थे उनको फ़ायदा होता था। 16वीं सेंचुरी के जो उत्तरार्ध था, लेटर 16वीं सेंचुरी में जो पुर्तगीज थे उनका प्रभाव कम हो गया और डच जो थे वो अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। उन्होंने मछलीपट्टनम पर अपना कब्जा किया और फिर स्पाइस आइसलैंड, फ्रॉम द स्पाइस आइसलैंड दे कंट्रोल द स्पाइस ट्रेड, ये स्पाइस लैंड कहलाता था और यहीं से उन्होंने स्पाइस के व्यापार पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी अपने प्रभाव में लिया और स्पाइस के बदले में जो मछलीपट्टनम से उन्हें स्पाइस मिलते थे उसके बदले में वो कॉटन खरीदते थे। और बाद में उन्होंने मुग़ल शासक से परमिशन लेकर के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और फिर वो 24 अगस्त 1608 ईस्वी को, तो जो पुर्तगीज जिनको पहले सूरत पर जिन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, उन्होंने ब्रिटिश फ्लीट्स को, जो उनका बेड़ा था, व्यापारिक बेड़ा था, उस पर आक्रमण किया। इसके बदले में इन्होंने भी उस पर आक्रमण किया एट दिस विक्ट्री। और इस विक्ट्री के बाद जब पुर्तगीज को हरा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरा दिया, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद ब्रिटिश एम्बेसडर थॉमस रो जहांगीर से परमिशन लेकर के सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की और उन्होंने इंडिगो क्लॉथ और सालपेट्रे यानी नमक वगैरह को व्यापार करने का परमिशन हासिल किया। जहांगीर के फरमान के द्वारा बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल क्षेत्र में उन्हें इन चीज़ों के व्यापार करने की इजाज़त मिल गई। 17वीं शताब्दी के अंत तक जो कैलिको का व्यापार होता था उसमें से जो टोटल व्यापार होता था उसमें से सिर्फ सूती वस्त्र का व्यापार 80% से अधिक सूती वस्त्र का व्यापार हो रहा था। इंग्लैंड, अप्रोर इन इंग्लैंड में, अप्रोर इन ब्रिटेन में हंगामा मचा हुआ था कि भारतीय जो कपड़े हैं उनके बाज़ार पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। यहाँ तक कि 1720 ईस्वी में वहाँ के लोगों के जो ट्रेड गाइड्स थे उसके कारण प्रेशर में आकर के ब्रिटेन की सरकार ने कैलिको एक्ट पास करना पड़ा उनको, जिसके तहत जो भारतीय टेक्सटाइल थे, इंडियन टेक्सटाइल थे, उस पर हैवी ड्यूटी लगा दी गई और इसको एक तरह से बैन कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके लोगों में भारतीय कपड़ों के प्रति रुझान बनी रही और वे लोग 18वीं शताब्दी के शुरू होने तक भारतीय कपड़ों का प्रचलन इंग्लैंड में बना रहा। यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, इसको भी हम देख लेते हैं।
Dash was the first European to reach in India in 1498. इसका सी आंसर वास्को डिगामा है, सही है। ये वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आए थे। दूसरा है द कैलको एक्ट ऑफ 1721 वाज पास्ड टू बैन द यूज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड। इसका प्रयोग भारतीय को कैलको वस्त्र पर रोक लगाने के लिए किया गया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ कई नए नए मशीन बने, जिसके कारण इंग्लैंड के इंडस्ट्री में तो बूम आ गया, यानी वहाँ काफ़ी फ़ायदे हुए। लेकिन जो भारत जैसे कॉलोनी थे वहाँ के इंडस्ट्री बुरी पर बुरा प्रभाव पड़ा और वे र्यून हो गए। खास करके 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई, उसके बाद ब्रिटिश ने एक तरह से भारत पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर लिए। तो ये स्थिति जो थी भारतीय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी खतरनाक थी और इसके बाद भारतीय इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, र्यून हो गई। न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंग्लैंड में एक नया मेथड शुरू हुआ, जिसके तहत वहाँ के जो ग्वाइल्स थे वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बढ़ती जो ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए एक नया सिस्टम डेवलप किए, जिसके अनुसार जो क्राफ्ट्समैन थे उनको रॉ मटेरियल्स लाकर देते थे मर्चेंट्स लोग, और जो फिनिश्ड चीज़ें होती थी उसे कलेक्ट करके ले जाते थे और उसको मार्केट में ले जाकर बेचते थे। इवन द सिस्टम वाज इनएडिक्वेट टू कीप अप with the growing demands. However, with the invention of new machines, the situation changed. हालांकि इसके बावजूद कि वहाँ के मर्चेंट्स जो थे वहाँ के क्राफ्ट्समैन को मदद कर रहे थे, इंग्लैंड के क्राफ्ट्स पर्सन को, लेकिन फिर भी वहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो वहाँ के जो डिमांड था उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब बहुत सारे मशीनों का इन्वेंशन हुआ तो स्थितियां बदल गई। यह आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सारे मशीन का निर्माण हुआ। ये वाटर फ्रेम है ना, इसमें एक साथ कई धागे बनाए जाते थे। ये कॉटन गिन है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये पावर लूम है जिससे कपड़े तैयार होते थे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो स्पिनिंग जेनी, बहुत सारे मशीन का आविष्कार हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान, जिसमें से स्पिनिंग कुछ प्रमुख जो थे वो स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, वाटर फ्रेम, कॉटन गिन और पावर लूम, इन सब के चित्र में को आप चित्र में देख चुके हैं। इन सब का इन्वेंशन होने से एक फैक्ट्री सिस्टम का निर्माण हुआ। पहले जो वर्कर अपने घर में काम करते थे, अब पूंजीपति लोग उनको अपने ही घर फैक्ट्री में बुलाकर काम देते थे और उनको वेतन दिया जाता था और उनसे कपड़े बनवाए जाते थे। मशीन के कारण अब कम लोग कम समय में बहुत अधिक प्रोडक्शन होने लगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो द सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल चेंजेस दैट आर स्टार्टेड इन द लेट 18th century रिजल्टेड इन चीप एंड एफिशिएंट मास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। दिस इज रेफर्ड एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसको आप याद रखिएगा कि एक तकनीकी और औद्योगिक परिवर्तन 18वीं शताब्दी में जो शुरू हुआ, जिसके कारण सस्ते और एफिशिएंट प्रोडक्शन सामान का होने लगा। तो इस प्रक्रिया को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नेशन का, और
जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत उन्हें पड़ने लगी। इसके साथ साथ उन्हें ज़रूरत थी कि जो भी तैयार माल है उसको बेचने के लिए मार्केट का और सस्ते लेबर का, क्योंकि इंडस्ट्री में इन तीन चीज़ों की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। सबसे पहले किसी भी इंडस्ट्री के लिए जानते हैं कि आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, और कच्चे माल के बाद उसको तैयार करने वाले लेबर की ज़रूरत होती है। तो सस्ता लेबर होने से उनको फ़ायदा होता है पूंजीपतियों को, और फिर जो तैयार माल होता है उसको बेचने के लिए मार्केट की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए जो इंग्लैंड के लोग थे उनको ज़रूरत हुई कि ट्रेडिंग डिपोट्स बनाएं और फिर जा कर के विदेशों में उसके लिए मार्केट ढूंढें। वो अपने ट्रेड के लिए ट्रेड को मोनोपोलाइज करना चाहते थे कि कॉलोनी में जाएं और अकेले वही वहाँ पर उन चीज़ों को बेचें। तो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके कारण साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ, और जो कॉलोनी में पहले से इंडस्ट्री थे भारत जिससे कॉलोनी में, वो इंडस्ट्री धाराशायी हो गए। इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑन द इंडियन इंडस्ट्रीज। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज और वंडरफुल टू नो के साथ साथ एक केस स्टडी पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट इसका देखना बिल्कुल ना भूलें। हम बहुत जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।